हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है यूथ कंपटीशन में। जो जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के इस सेशन को। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग फ्रेंड्स जो है जीवाणु और विषाणु से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि जीवाणु नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, यानी बैक्टीरिया को सबसे पहले जीवाणु किसने कहा था। तो उनका नाम जो है एरनबर्ग ने जो है सबसे पहले जीवाणु नाम दिया था। किसने बताया कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा होती है, तो लुई पास्चर ने जिन्हें बताया था कि जो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, यानी जैसे आपने देखा होगा कि दही देखते हैं, दही में जो किण्वन पड़ जाते हैं तो ये किसके कारण होता है, तो ये जीवाणुओं द्वारा ही होता है। और इसको सबसे पहले किसने बताया था, तो लुई पास्चर जी ने बताया था, ठीक है। रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो उनका नाम जो है लुई पास्चर जी ने बताया था कि रोगों की जो उत्पत्ति होती है रोगाणुओं द्वारा ही जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जीवाणुओं का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया है तो किसने किया है, तो रॉबर्ट कोच ने जो है सबसे पहले जीवाणुओं का जो है सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया है। जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी जो मत था जिसका नाम प्रस्तुत किसने किया था, तो ये जोसेफ लिस्टर ने जो है सबसे पहले जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत प्रस्तुत किया है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो लुई पास्चर जी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या बोलता है, पिताजी का पिता कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान का, ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट कोच को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न बैक्टीरिया साइंस का जो है पिता बोला जाता है। किसको बोला जाता है, तो रॉबर्ट कोच को बोला जाता है। जिस काल को सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण काल कहा जाता है वो क्या होता है, तो 1885 से 1914 के बीच के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। जीवाणु जीव क्या क्या होता है, तो जो सबसे सरल होता है, अति सूक्ष्म होता है, एक कोशिकीय होता है, आद्य जीव होता है, ये सब क्या होते हैं, तो जीवाणु जीव होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु जीव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो जीवाणु को पादप जगत में रखा जाता है। जीवाणु को पादप जगत में रखा जाता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, तो पादप जगत में रखा जाता है। क्या जीवाणु कोशिका में लवक, माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ये नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु में जो है जीवाणु कोशिका में सब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है कि जीवाणुओं में राइबोसोम पाए जाते हैं, तो पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम के रूप में जो है जीवाणु में राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या जीवाणु के कोशिका केंद्र में केंद्रक कला व केंद्रिका पाई जाती है, तो उसको आप बोलेंगे नहीं, ये जो है इसमें नहीं पाया जाता है। जीवाणु में जिस प्रकार की कोशिका पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोला जाता है, ठीक है। अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई का जीवाणु कौन है, तो डाइलिस्टर न्यूमोसिनिस्टी जो है अभी तक सबसे कम लंबाई का ये जीवाणु, सबसे कम लंबाई का। अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु कौन है, तो बेजियाटोवा मिटाबिलिस, ये सबसे बड़ा जीवाणु है। और सबसे कम लंबाई का जीवाणु कौन है, तो डाइलिस्टर न्यूमोसिनिस्टी जो है ये सबसे कम लंबाई का है, ठीक है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, तो पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है। आगे हम लोग बात करेंगे तो वह जीवाणु जिसकी कोशिका में एक वक्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग विप्रियो के नाम से जाना जाता है। जो जीवाणु कोशिका जिसकी कोशिका में क्या होता है, वक्र होता है, ठीक है। जीवाणुओं की सामान्य आकृति होती है, तो कैसी होती है, तो दंडाकृत होती है। कैसी होती है, तो दंडाकृत। जीवाणुओं में जीवद्रव्य कला बनी होती है, तो प्रोटीन तथा वसा की जो है ये जो दाड़ियों में जीवद्रव्य कला बनी होती है। जीवाणुओं में माइटोकांड्रिया के समृद्धि अंग को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग मीसोसोम के नाम से जाना जाता है। जो माइटोकांड्रिया के समृद्धि जो अंग होते हैं
पोषण के आधार पर जीवाणु कितने होते हैं, तो ये दो प्रकार का होता है, एक परपोषी और एक स्वपोषी। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और परपोषी जो होता है दूसरे पे डिपेंड होते हैं। परपोषी जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें पौड़हरित नहीं पाया जाता है, पौड़हरित नहीं पाया जाता है क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है इसमें कुछ विषाणु के यानी वायरस के बारे में देखेंगे कि वायरस क्या होता है। ठीक है, विषाणु की खोज यानी वायरस की खोज रूस के वैज्ञानिक जो इवान विस्की थे, इन्होंने 1892 ईस्वी में किया था। और कहाँ पे किया था, तो तंबाकू के जो मोजेक रोग पर समय खोज के समय जो है इसकी खोज किया गया था। जो रूस के रहने वाले थे इवान विस्की, इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है ना। तो सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, तो वायरस को बोला जाता है, यानी विषाणु को बोला जाता है। ठीक है, विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण क्या है, तो ये कोसा रूप में नहीं होते हैं, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव के क्या लक्षण होते हैं, तो इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है, द्विगुणन होता है। और हम लोग बात करेंगे तो किसी जीवित कोशिका में पहुँचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का क्या करता है, संश्लेषण करते हैं ना। तो ये सजीव का लक्षण होता है। वायरस में जो होता है दोनों लक्षण होता है ना, सजीव का भी होता है और निर्जीव का भी होता है, इसलिए इनके बीच की कड़ी को वायरस बोला जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे इसमें। अब इसमें जो है क्या लिखा है, तो लिखा है इसमें कि परपोषी जीवाणुओं को बांटा जा सकता है, यानी परपोषी जो जीवाणुओं को किन भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों। जो पहला भाग होता है उसको हम लोग परजीवी बोलते हैं, दूसरा जो भाग होता है उसको मृत्युपजीवी बोलते हैं, तीसरा जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी बोला जाता है। परजीवी जीवाणु क्या होता है, तो जो जीवाणु अपना भोजन की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों पर क्या करता है, वास करता है, उसको परजीवी बोलता है, पैरासाइट बोलते हैं, जो अन्य जीवों पर क्या करता है, वास करता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, मृत्युपजीवी जीवाणु। मृत्युपजीवी जीवाणु क्या होता है, तो जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन जो है लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मृत्युपजीवी जीवाणु कहा जाता है। सहजीवी जीवाणु किसे कहते हैं, तो जो जीवाणु दूसरे पौधों और जंतुओं के साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सहजीवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सहजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी जीवाणु का उदाहरण कौन होता है, तो लैक्टोबैसिलस और एजोटोबैक्टर, ये क्या होता है, तो इसका उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, तो मृतोपजीवी जीवाणुओं का क्या होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, सहजीवी जीवाणु का उदाहरण कौन होता है, तो राइजोबियम और लेग्यूमिनोसेरम, ये क्या होता है, सजीवी जीवाणु का उदाहरण होता है। स्वपोषी जीवाणु कौन होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है, एक प्रकाश संश्लेषी होता है, एक रसायन संश्लेषी होता है। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु किससे करते हैं, तो जो प्रकाश ऊर्जा की सहायता में अपना भोजन बनाते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम लोग, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में पॉलरिम के स्थान पर पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। ठीक है, रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं, तो क्या होते हैं, तो जो जीवाणु कुछ अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं तथा इसके फलस्वरूप निकली ऊर्जा का उपयोग भोजन के निर्माण में करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, आगे इसमें अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन आता है ना। जैसे रसायन संश्लेषी जीवाणु कौन कौन होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, नाइट्रिकारी जीवाणु, आयरन जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु और सल्फर जीवाणु, ये क्या होते हैं, तो रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं। नाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं, तो जो पोषण के बाद नाइट्रेट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोकारी जीवाणु बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है वह जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोसोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोसोकस उसको बोलते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। ठीक है, वह जीवाणु जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। आयरन जीवाणु पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जीवाणु ऐसे जल में रहते हैं जहाँ लोहे का यौगिक उपस्थित होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है,
आयरन जीवाणु पाया जाता है, उसको वहीं पर वही पाया जाता है जहाँ पे आयरन की मात्रा होती है। ठीक है। आयरन जीवाणु रासायनिक क्रिया संपन्न करते हैं, तो ये फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में बदलते हैं। आयरन जीवाणु का उदाहरण कौन है? तो लेप्टोथ्रिक्स आर्की जो होता है, ये क्या होता है? तो आयरन जीवाणु का उदाहरण होता है। हाइड्रोजन जीवाणु रासायनिक क्रिया संपन्न करते हैं, तो कहाँ पर करते हैं? तो ये जीवाणु मृदा की हाइड्रोजन को मीथेन और जल में क्या करते हैं? बदलते हैं, जिसको हाइड्रोजन जीवाणु रासायनिक क्रिया क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। इसमें लिखा है हाइड्रोजन जीवाणु का उदाहरण कौन है? तो बैसिलस पेंटोट्रोपस और हाइड्रोजोजिनोमोनास, ये जो है हाइड्रोजन जीवाणु का उदाहरण होता है। सल्फर जीवाणु जिस रासायनिक क्रिया को संपन्न करते हैं, ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड को जल व गंधक में बदल देते हैं। कहाँ बदलते हैं? तो जल और गंधक में जो है बदल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सल्फर जीवाणु के उदाहरण कौन होते हैं? तो जो बेजियोटोबा होता है और थायोबैसिलस होता है, ये किसका उदाहरण होता है? तो सल्फर जीवाणु का उदाहरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किसने किया था? तो लेंडनबर्ग और टेटम नामक वैज्ञानिक ने जो है जीवाणु में जो लैंगिक जनन होता है इसकी खोज किया था। जीवाणुओं में रूपांतरण द्वारा जनन प्रकार होता है, तो इस विधि में जीवाणु बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण करके अपना आनुवंशिकी स्वरूप जो है बदल लेता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जन्म की खोज किसने किया था? तो जिंडर तथा लेडरबर्ग ने किया था। जीवाणुओं में रूपांतरण द्वारा लिंगी जन्म की खोज किसने किया था? तो ग्रिफिथ्स ने सन 1923 ईस्वी जो है किया था। संयुग्मन द्वारा जन्म की खोज किसने किया था? तो लेडरबर्ग तथा टाटम ने जो है इसकी खोज किया था। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु वह जीवाणु जो पृथ्वी में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु वह जीवाणु जो पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। वह जीवाणु जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोबियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। ठीक है। नाइट्रोजनिक कारक जीवाणु होते हैं, तो जो जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल देता है, जैसे नाइट्रोसोकस हो गया, नाइट्रोसोमोना हो गया, ये सब क्या होते हैं? नाइट्रोजनीकरण का जीवाणु होते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। ठीक है। वह जीवाणु जो मृत पौधों तथा जंतुओं को सड़ाने के काम आता है, बैसिलस आइकोट्स, बैसिलस रेमासम, बैसिलस बुलगेरस, ये क्या करते हैं? तो पौधे तथा जंतुओं को सड़ाने के काम आते हैं। वह जीवाणु जो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो थायोबैसिलस कहा जाता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देता है। दूध में जीवाणु पाया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो है उसमें दूध में जीवाणु पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। दूध में पाए जाने वाला जीवाणुओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? दूध जो है खट्टा हो जाता है। ठीक है ना। तो यही दूध में पाए जाने वाले जीवाणुओं का मुख्य कार्य होता है, जिसको प्रमुख कार्य बोला जाता है। ठीक। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो रेलवे के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जो हमने इस वीडियो में हमने पूरा बताया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम लोग प्रश्न देखेंगे जो ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।